हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो फ्रेंड्स, हम आप सभी के 3 यूनिट करा दिए थे मशीन सेकंड के। तो आज हम कराने जा रहे हैं यूनिट 4, जो आपका है 3 फेज इंडक्शन मोटर्स 2। ठीक, तो इसमें दोस्त चलिए दिखाते हैं हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपके सिलेबस में दिया था, हमने आपके सिलेबस के हिसाब से यहाँ से लिया है। AKTU सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप सबको पढ़ा रहे हैं। बहुत सारा डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उतना सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से, ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाएँ और आप एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा लिख करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो ये देखिए यूनिट 4 है आप सभी का 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। ठीक, तो इसमें देखिए ये टॉपिक आप सभी का दिया था। तो ये टॉपिक हमने आप सबके बुक से देखा है, सिलेबस से देखा है, उस हिसाब से आप सबको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिया था कि आपके इस यूनिट 4 में था, स्टार्टिंग था, और डीप बार एंड डबल केज रोटर्स के बारे में था, और क्राउलिंग क्या होता है और कॉगिंग क्या होता है इसके बारे में था। स्पीड कंट्रोल था, और स्पीड कंट्रोल में भी सारे स्पीड कंट्रोल नहीं थे, उसमें था विथ एंड विदाउट EMF इंजेक्टेड इन रोटर सर्किट। तो ये स्पीड कंट्रोल था। ठीक, तो इतने पॉइंट को फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो का आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इतना पॉइंट कवर हो जाएगा आपका, उम्मीद करेंगे हम। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप लोग मत डरिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। नियर अबाउट मान के चलिए 1 आवर्स भी हो सकता है मे बी। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक देखिएगा, तब प्रत्येक अपने टॉपिक को क्लियर कर लीजिए सेमेस्टर एग्जाम देने से पहले। पर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पर उससे पहले दोस्त, अगर चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और AKTU से BTech कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे वाली हमारी सारी वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्त, अभी आगे हम यूनिट 5 का वीडियो लाएंगे, और भी आपके जो सब्जेक्ट बचे हैं जैसे कि ट्रांसड्यूसर्स, कंट्रोल सिस्टम्स, उसका भी वीडियो हम लाएंगे। तो दोस्त तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला जो टॉपिक है आप सभी का स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग होता है क्या है, इंडक्शन मोटर को आपको स्टार्ट करना है। तो इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट करते कैसे हैं, तो हम उसका यूज करते हैं उसके साथ स्टार्टर। तो स्टार्टर के सहारे हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टर क्या करता है नॉर्मली, यह नॉर्मली जो आपका फर्स्ट करंट आती है, इनिशियल करंट होती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, उसको एक कंट्रोल करने का काम करता है। अगर हम डायरेक्टली वही करंट सप्लाई कर देंगे इंडक्शन मोटर को, तो हमारे इंडक्शन मोटर को जलने का डर रहता है। ठीक, तो चलिए, ये देखिए मेरा नोट्स है, पर्सनल नोट्स है। तो अपने नोट्स के माध्यम से आप सभी को जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे और चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए आपका पहला जो है स्टार्टर है। ठीक, तो स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, व्हाई स्टार्टर इज नीडेड, स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है। ठीक, तो स्टार्टर का यूज हमने बता ही दिया क्यों किया जाता है। इंडक्शन मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। और देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट जैसा है कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर्स रेफर टू स्टेटस। ठीक, तो इक्विवेलेंट सर्किट है इंडक्शन मोटर का, सेकेंडरी जो रोटर का सारे पैरामीटर्स को रोटर्स के सारे पैरामीटर्स को स्टेटर साइड ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग R01 है, X01 है, R2-1 - S/S है, शॉर्ट सर्किट है। और यहाँ पे जो ISC है, जो करंट जा रही है यहाँ पे 5 to 6 टाइम ऑफ द रेटेड फुल लोड करंट है। ठीक, तो चलिए आगे। एट स्टैंड स्टिल कंडीशन और स्टार्टिंग कंडीशन द वैल्यू ऑफ स्लिप बराबर 1। तो हमने जैसा कि अपने पहले वाली वीडियो में बता दिया था, स्लिप वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रहेगी, क्योंकि स्लिप बराबर होता है NS - NR/NS, जिसमें NR की वैल्यू स्टार्टिंग होती है 0। तो NS/NS से NS कट जाएगा, तो आपका स्लिप वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, और देखिए आगे इसी सीक्वेंस में, देन मैकेनिकल इक्विवेलेंट लोड विल बी शॉर्ट सर्किट। तो आपका जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट लोड रहेगा R2-1 - S/S, तो S की वैल्यू जब यहाँ पे 0 हो गई, मतलब कि स्लिप वैल्यू 0 हो गई, तो आपका मैकेनिकल लोड की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स देखिए हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर रखा है। ठीक, इसीलिए हम इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए, क्योंकि आपका मैकेनिकल जो लोड की जो वैल्यू आ रही है देखिए वो 0 आ जा रही है। ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस हम आगे बढ़ते हैं और आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम मोटिवेट रह सकें आप सबके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहें। तो चलिए आगे है, स्टार्टर इज यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। स्टार्टर का यूज क्यों किया जाता है उसके बारे में है। ये फॉलोइंग जो फंक्शंस है, इसको परफॉर्म करने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो देखिए पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, टू लिमिट द वैल्यू ऑफ हैवी स्टार्टिंग करंट। यह हैवी जो लार्ज अमाउंट का स्टार्टिंग करंट होता है उसको लिमिट करता है स्टार्टिंग में। ठीक, दूसरा है टू प्रोवाइड द ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन।
यह ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रदान करता है आपके इंडक्शन मोटर को। ठीक, चलिए आगे। इफ़ द इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली स्टार्टेड देन मशीन विल ड्रा हैवी स्टार्टिंग करंट ड्यू टू द लार्ज वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग करंट देयर इज हैवी वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन एंड द अदर कंज्यूमर्स विल बी अफेक्टेड। ठीक, तो जैसा कि हमने बता दिया स्टार्टिंग में आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में करंट लेता है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इसको बनाना रहता है। स्टार्टिंग टॉर्क बहुत बनाना रहेगा, शून्य रहेगा, उसको अब स्टार्टिंग टॉर्क बनाना रहेगा, इस वजह से ये हाई करंट लेगा। तो इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा लाइन में देखिए देयर इज हैवी वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन, तो लाइन में बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके वजह से एंड द अदर्स कंज्यूमर्स विल बी इफेक्टेड। तो आपके अदर्स कंज्यूमर्स जो उससे सप्लाई से कनेक्ट है, मतलब कि लाइन से कनेक्ट है उससे, तो वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे पॉइंट देखिए क्या हमने लिखा है। ड्यू टू हैवी स्टार्टिंग करंट द ग्रेटर टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन द रोटर विच में डैमेज द रोटर शाफ्ट बियरिंग। ठीक, हैवी करंट के कारण ग्रेटर टॉर्क स्टार्टिंग में बनेगा, जिसके कारण आपके रोटर डैमेज होने का चांस रहेगा। आपका रोटर शाफ्ट बियरिंग वगैरह मतलब ये टूट सकता है या फिर मुड़ सकता है, बिगड़ सकता है। ठीक, आगे देखिए इसी सीक्वेंस से फ्रेंड्स। ड्यू टू हैवी स्टार्टिंग करंट इंडक्शन मोटर मे बर्न आउट बट इट इज नॉट नेसेसरी। तो हाई स्टार्टिंग के कारण आपका इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग में ही जल सकता है। ये मतलब एकदम ज़रूरी नहीं है कोई हाँ एकदम लिखित स्टाम्प पेपर पे दे ही दे कि नहीं आप स्टार्टर यूज नहीं करते तो आपका मोटर जल ही जाएगा। मे भी जल भी सकता है फ्रेंड्स और चल भी सकता है, मतलब मे भी है। ठीक, तो ये कोई नेसेसरी नहीं, आवश्यक नहीं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक, यहाँ पे इसलिए हमने ये चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक, कोई अगर कह दे कि स्टार्टर का अगर यूज हम नहीं करते हैं और तो क्या इंडक्शन मोटर को हम चला सकते हैं, तो आप बोलना कि मे बी, मतलब चला भी सकते हैं और आपका मोटर जल भी सकता है। ठीक, एग्जैक्टली कभी मत बोलिएगा कि नहीं जल ही जाएगा, अगर स्टार्टर यूज नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक, चल भी सकता है, कहीं कहीं चल जाता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, इट मीन्स दैट स्टार्टर इज यूज टू एलिमिनेट द एबव प्रॉब्लम्स। स्टार्टर इज नॉट यूज टू स्टार्ट एज इट्स नेम इम्पाइल्स। ठीक, तो ये स्टार्टर का यूज जो होता है ये इन्हीं जो ऊपर हम प्रॉब्लम्स बताए हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए होता है। स्टार्टर इज नॉट टू स्टार्ट एज वेल एज इट्स नेम इम्पल्स। तो स्टार्टर का नाम जैसा कि है स्टार्टर, तो ये आप मत समझिए कि बस स्टार्टर लगेगा तभी इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टर बस ये करता है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। ठीक, तो इसका काम बस ये होता है और ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है ओवर वोल्टेज से और अंडर वोल्टेज से। और बाकी स्टार्टर का नाम ही है स्टार्टर, तो आप ये मत समझिएगा कि स्टार्टर लगेगा तभी आपका इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टर प्रोटेक्शन के उद्देश्य से लगाया जाता है। अगर आप स्टार्टर नहीं भी लगाते तो भी आप अपने इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपका जलने का खतरा रहता है, मे बी डैमेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ गए होंगे आप। चलिए इसी सीक्वेंस हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बताएंगे स्टार्टर कितने टाइप का होता है और सभी टाइप्स के बारे में बताएंगे। ठीक, तो देखिए नॉर्मली फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टार्टर आर यूज फॉर इंडक्शन मोटर्स। तो ये स्टार्टर हैं जो आपके इंडक्शन मोटर में यूज किए जाते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं स्टार्टर होता है डीसी मोटर्स में भी होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर्स। तो वो स्टार्टर्स यहाँ पे यूज नहीं होते। यहाँ पे देखिए यही 4 स्टार्टर्स यूज होते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में। जो पहला स्टार्टर है वो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको कि हम लोग फ्रेंड्स शॉर्टकट में DOL स्टार्टर बोलते हैं। इसका यूज जो होता है फ्रेंड्स वो 5 HP तक के लिए होता है। यह इंडियन स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से मेंशन किया गया है यहाँ सारी चीज़ें एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। IS का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, और दूसरा पॉइंट है जो फ्रेंड्स वो है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसका यूज 5 HP से ऊपर और 15 HP तक के लिए करते हैं। और तीसरा देखिए पॉइंट है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इसका फ्रेंड यूज 15 HP तक के लिए, मतलब 15 HP से ऊपर जब रहता है आपका इंडक्शन मोटर्स और उसकी रेटिंग, तो वहाँ पर हम इसका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करते हैं। और देखिए चौथा जो है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ठीक, तो ये देखिए स्पेशली यूज फॉर फेज वाउंड मोटर और स्लिपरिंग टाइप इंडक्शन मोटर। तो ये जो है स्पेशली यूज किया जाता है जब आपका इंडक्शन मोटर
फेज वाउंड मोटर रहेगा या फिर बोले तो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। वहाँ अगर स्लिप रिंग जैसे स्क्वायरल केज है, डबल केज है, तो वहाँ पे आप ये तीनों यूज करेंगे ऊपर वाले, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। और जब आपका स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर रहेगा तभी आप रोटर स्टार्ट रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप सब। तो चलिए अब हम बारी बारी से इन चारों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। ठीक, और एक बार फ्रेंड्स, अगर हम ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर करना है, तो इसलिए थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर फ्रेंड ज़्यादा फास्ट आपको लग रहा होगा तो स्पीड स्लो कर लीजिएगा, और अगर किसी को हो सकता है, बहुत लोग ब्रिलियंट होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें आती है, तो अगर उन्हें स्लो लग रहा होगा तो आप स्पीड फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, आपके यूट्यूब चैनल में सारी सुविधाएँ दी हुई हैं। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं इसी हिसाब से। तो ये नॉर्मली तो बता ही दिए। अप टू 5 kV के लिए कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे, मतलब 5 किलोवाट के लिए आप कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर करेंगे। 5 किलोवाट से लेकर के 20 किलोवाट तक के लिए आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो 20 किलोवाट से ऊपर जब होता है तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी सीक्वेंस हम आगे चलते हैं। अब हम बताएंगे आप सभी को स्टार डेल्टा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के बारे में। ठीक है, एकदम विस्तारपूर्वक। तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को बस देखिएगा। सारे टॉपिक जितना हम आपके ये सिलेबस में बताए हैं, ये सारी चीज़ें, स्टार्टिंग, डीप बार एंड डबल केज, कॉगिंग, क्राउलिंग, स्पीड कंट्रोल, ठीक, ये सारी चीज़ हम क्लियर कर देंगे अपनी इसी वाले वीडियो में। तो देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है, जो आपका रोटर कॉपर लॉस होता है वो हमने पहले भी बता दिया था अपने पहले वाली वीडियो पे। जो आपका रोटर कॉपर लॉस होता है PRC, वो इक्वल होता है स्लिप इनटू रोटर इनपुट पावर के। ठीक, तो यस इनटू रोटर इनपुट पावर मतलब PG होता है। तो यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस जो आएगा वो 3 वायर से, इस वजह से 3I2² R2 आएगा, बराबर यस इंटू रोटर इनपुट पावर को आप PG से शो करते हैं, या फिर बोले तो इसको एयर गैप पावर। ठीक, एयर गैप पावर के रोटर इनपुट पावर कहते हैं। आगे देखिए इसी सीक्वेंस में 3I2² R2 बराबर यस इंटू PG जो वैल्यू होती है, एयर गैप पावर की वैल्यू जो होती है वो होती है 2π/NS/T/60। ठीक, तो ये इसका फार्मूला होता है। T यहाँ पे होता है टॉर्क। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 3I2² R2 बराबर यस इंटू 2π/NS। देखिए NS/60 को हम कहते हैं स्मॉल ns। ये जो आपका कैपिटल NS होता है ये RPM में होता है, मतलब कि रोटेशन पर मिनट में होता है, और जो स्मॉल ns होता है वो रोटेशन पर सेकंड में होता है। ठीक, तो NS/60 बराबर होता है NS। ठीक, स्मॉल ns। तो यहाँ इसके स्थान पे हमने देखिए स्मॉल ns रख दिया। अब यहाँ पे T जो है टॉर्क है, यहाँ पे हम टॉर्क का फार्मूला निकालना चाहते हैं। तो ये देखिए टॉर्क आप इधर रखिए और बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 3I2² R2 अपान यस इंटू 2π/NS हो गया। ठीक, ये आपका देखिए टॉर्क इक्वेशन बन के आ गया है। अब आगे देखिए आप, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग कंडीशन में दोस्त आपका स्लिप की वैल्यू 1 होती है। कैसे होती है वो बता ही दिए थे, NS - NR अपन NS से। NR की वैल्यू 0 होगी तो NS/NS से स्लिप वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। आगे देखिए I2 बराबर I2ST हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में जो I2 करंट है वो I2ST मतलब स्टार्टिंग है, यहाँ पे शो करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जो आपका T है, T मतलब टॉर्क है, वो स्टार्टिंग टॉर्क TST हो जाएगा। ठीक, तो TST बराबर 3I2ST² R2 अपान, यहाँ पे देखिए यस की वैल्यू हम 1 रख देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप का 1 होता है, और देखिए 2π/NS हो गया। इसी सीक्वेंस में फ्रेंड्स आगे देखते जाइए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उम्मीद करते हैं। केस नंबर 2 है एट फुल लोड। तो फुल लोड देखिए, ये तो स्टार्टिंग कंडीशन की बात रही। अब हम बात कर लेते हैं फुल लोड में क्या होगा। जो फुल लोड में होगा, देखिए स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू 1 हो गई थी, लेकिन फुल लोड में ऐसा नहीं होता है। फुल लोड में रोटर का अपना कुछ स्पीड होता है, तो उसको हम मान लेते हैं फुल लोड में SFL होगा। FL मतलब हम इसलिए मान रहे क्योंकि FL मतलब होता है फुल लोड। ठीक, और जो स्टार्टिंग का टॉर्क जो थी T, उसको हम फुल लोड में मान लेते हैं TFL, I2 को मान लेते हैं I2FL। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें देखिए इस एक्सप्रेशन में देखिए हम रखेंगे T के जगह पे TFL, S के जगह पे SFL, और I2 की जगह पे हम रखेंगे I2FL। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हम रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा TFL बराबर 3I2² FL R2 अपान SFL, रूट कोष्टक में 2π/NS। ठीक,
तो आपका ये आ गया एक्सप्रेशन नंबर 3 और इसको हम माने हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। इसके ऊपर जो हमारा मेन आया था जिसमें हम स्टार्टिंग और फुल लोड का रखे थे दोनों, उसको हम माने हैं 1, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आगे हमने क्या लिखा है, सारी चीज़ें बता रहे हैं। आगे है डिवाइडिंग एक्सप्रेशन नंबर 2 विथ एक्सप्रेशन नंबर 3। तो आपको एक्सप्रेशन नंबर 2 में एक्सप्रेशन नंबर 3 का भाग दे दीजिए। तो देखिए चीज़ें क्या आती हैं। तो फ्रेंड्स जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा TST अपान TFL बराबर I2ST का होल स्क्वायर अपान I2FL का होल स्क्वायर इंटू SFL। तो इसको आप लोग अगर डायरेक्टली ना समझ में आ रही हो तो अपने कॉपी में जो हम एक्सप्रेशन लिखे हैं दोनों को डिवाइड करिए, आपका एग्जैक्ट यही आएगा, ठीक है। तो TST बराबर TST अपान TFL बराबर I2ST अपान I2FL का होल स्क्वायर इंटू SFL हो जाएगा, ठीक। तो इतना आप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे देखिए, एज पर MMF बैलेंस के हिसाब से N1 I1 बराबर N2 I2 हो जाएगा आइडियली, ठीक। ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ट्रांसफार्मर अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। देखिए आगे इसी सीक्वेंस में एट स्टार्टिंग कंडीशन MMF बैलेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 I1 ST बराबर N2 I2 ST, ठीक। तो एट फुल लोड कंडीशन में क्या हो जाएगा N1 I1 FL बराबर N2 I2 FL हो जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए आप इस एक्सप्रेशन x, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, एक्सप्रेशन नंबर y। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू देखिए कुछ इस हिसाब से आएगा। तो I1 ST अपान I1 FL बराबर I2 FL अपान I2 FL, ठीक। तो इसका भी वैल्यू आएगा टी। अब जब टॉर्क का तो हमने बता ही दिया है, तो इसका मतलब बस यही है कि देखिए अब आपका निकल के आ गया कि I1 ST जो आपका स्टार्टिंग, जब आप स्टार्टर लगा देंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लगा देंगे, तो जो I1 ST मतलब है स्टार्टिंग करंट, ठीक। I1 ST मतलब है स्टार्टिंग करंट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी I2 ST अपान I2 FL इंटू I1 FL। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो I1 ST की वैल्यू कम आ जाएगी। तो हमारा मेन पर्पज ही क्या था कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज करके हमें स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर लिया, ठीक। और टॉर्क भी देख सकते हैं आप यहाँ से, टॉर्क का फार्मूला, ठीक। तो ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर हो गया, ये पूरा इसका डेरिवेशन था। अगर आप इतना डेरिवेशन एग्जाम में बना देते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आपके 10 नंबर रहेगा तो 9 नंबर कहीं नहीं जाएगा। हो सकता है अगर एग्जामिनर अच्छा हो तो आपका 10 का 10 नंबर भी दे सकता है, ठीक। आगे चलिए इसे सीक्वेंस हम दूसरे स्टार डेल्टा स्टार्टर बताएंगे, फिर रोटर स्टार्टर बताएंगे, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी बता देंगे इसी स्पीड से, ठीक। तो चलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर सबके सामने आ गया है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है Z01 जो है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है। एट स्टार्टिंग कंडीशन होता क्या है, सपोज द स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन स्टार। तो स्टार्टिंग में आपका सपोज करिए कि आपका जो वाइंडिंग है स्टेटर का वो स्टार में कनेक्ट है, ठीक। देखिए कुछ इस प्रकार कनेक्ट है Z01 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 और VL यहाँ पे लाइन वोल्टेज है, यहाँ पे हमने इसको दे दिया है। ये पूरा आपका स्टेटर है, स्टेटर स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्ट है, ठीक। स्टार्टिंग करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर व्हेन द स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज। तो देखिए स्टार्टिंग करंट क्या होगा जब आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर हम यूज करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर व्हेन द स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज। तो VL/√3 अपान Z01 बराबर VL/√3 Z01 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका VL/√3 यहाँ पे लगेगा इसके क्रॉस और Z01 ये होगा, ठीक। तो देखिए आपका ये VL/√3 हुआ क्यों एक्चुअल में, तो आप लोग जानते हैं कि जो स्टार होता है, स्टार में कनेक्शन होता है, उसमें लाइन करंट जो होती है IL बराबर IPH होती है, लाइन करंट बराबर फेज करंट होती है। और आपका जो फेज वोल्टेज होता है वो होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का जो संबंध होता है वो VL बराबर √3 VPH होता है। तो आप यहाँ पे VPH निकालेंगे, ठीक। तो VPH जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा VL/√3 और यहाँ पे पर फेज का जो इम्पीडेंस है वो Z01 है, ठीक। तो उस हिसाब से जब करंट निकालेंगे तो वोल्टेज अपान इम्पीडेंस करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज जो इसके क्रॉस लगेगा वो VL/√3 लगेगा। ये VL/√3 फेज वोल्टेज है, ठीक। ये लाइन वोल्टेज नहीं है। तो फेज वोल्टेज है और लाइन वोल्टेज के टर्म में इसका फार्मूला लिखा है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी, स्टार्टिंग करंट की वैल्यू VL/√3 Z01 आ जाएगी, ठीक। आगे देखिए स्टार्टिंग करंट व्हेन द मशीन इज डायरेक्टली स्विचिंग टू द सप्लाई इन डेल्टा। अब मतलब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग करंट क्या होगा अगर आपका मशीन जो है स्टार्टिंग में डेल्टा में कनेक्ट हो। अभी तो आपका स्टार में कनेक्ट था, अब हम बोल रहे हैं कि डेल्टा में जब कनेक्ट हो तब आपका स्टार्टिंग करंट क्या होगा, ठीक। तो आप जानते हैं कि डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। तो लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज
जो लाइन इसमें देखिए फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज तो इक्वल होता है, मतलब VL बराबर VPH होता है। अगर हम यही बात करें लाइन करंट की IL और फेज करंट IPH की, तो इसमें संबंध होता है IL बराबर √3 IPH। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप सबको आती होंगी। तो यहाँ पे देखिए VL बराबर लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज और लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट। ठीक, तो IPH बराबर हो जाएगा VL/Z01, क्योंकि यहाँ पे जो फेज वोल्टेज है वो VL है और पर फेज का जो इम्पीडेंस है वो Z01 है। ठीक, तो IL बराबर √3 IPH हो गया, तो IL बराबर √3 VL/Z01। ठीक, तो यहाँ पे देखिए IL की वैल्यू जो आई है √3 VL/Z01 आया है। और देखिए यहाँ पे जो आया है इसका मतलब है IL की जो स्टार्टिंग करंट की वैल्यू आई है वो VL/√3 आई है, सॉरी VL/√3 Z01 आया है। यहाँ पे ये आया है जब आपका स्टार में कनेक्ट था तब। अगर ये डेल्टा में कनेक्ट होगा तो आपका देखिए क्या आ रहा है, तब देखिए आपका आ रहा है IL बराबर √3 VL/Z01। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जब आपका स्टार में कनेक्ट है तो उस समय करंट की वैल्यू देखिए कम कर दे रहा है, और आपका ये जब डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे स्टार्टिंग में तो आपका करंट की वैल्यू देखिए √3 VL मतलब √3 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब यही अगर आप स्टार में कनेक्ट किए थे तो √3 का डिवाइड हो रहा था, मतलब कम करंट जा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको करंट को लिमिट करना होगा तो आप स्टार्टिंग में डेल्टा स्टार्टर का स्टार्टिंग में वाइंडिंग जो है उसको स्टार में कनेक्ट करेंगे। ठीक, अगर आपको यही वोल्टेज कंट्रोल करना होगा तो आप इसको डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ से आगे देखिए इसी सीक्वेंस है फ्रेंड्स, जो देखिए स्टार्टिंग करंट लाइन विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर और स्टार्टिंग लाइन करंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा। ठीक, तो जब आप स्टार्टिंग में जो आप करंट था जो स्टार डेल्टा स्टार्टर के यूज़ किए थे स्टार में जो कनेक्ट किए थे, और अपान स्टार्टिंग करंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग है डेल्टा में, तो उसका वैल्यू देखिए दोनों को हम निकाले हैं। तो एक का आया था VL/√3 Z01 जैसा कि हमें पीछे भी जस्ट दिखाया, और इसका आया है √3 VL Z01। तो इसको आप कट करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो ये मेन है, इसको आप याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग करंट लाइन विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर अपॉन स्टार्टिंग लाइन करंट विथ स्टार डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा, तो इसका वैल्यू जो आएगा 1/3 आएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऐसे ही सेम टॉर्क का भी यही फंडा है, टॉर्क का भी आप करेंगे तो इसका भी टॉर्क का जो कट के आएगा यहाँ पे जो है स्टार्टिंग करंट वहाँ पे हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क लाइन विथ स्टार डेल्टा स्टार्टर अपॉन स्टार्टिंग टॉर्क विथ डायरेक्ट स्विचिंग इन डेल्टा, इसका भी वैल्यू 1/3 आएगा। देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेशन तो हम किए हैं बेकायदे, हम समझा भी सकते हैं लेकिन इस वजह से थोड़ा नहीं समझाएंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने हैं जल्दी में, और हमें टारगेट है कि आपका 1 घंटे में सारे टॉपिक क्लियर कर देने हैं, तो इसे थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया है आपका ये टॉर्क का फार्मूला 1/3 आ जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए दूसरा हम स्टार्ट करते हैं, आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर अब बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आप सबके सामने ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आ गया है। तो ये डायग्राम जो है देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर रखा है पूरा। तो देखिए सपोज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज K एंड द वैल्यू ऑफ K इज लेस देन 1.0। ठीक, इफ डायरेक्ट स्विचिंग ऑफ द मोटर विदाउट ऑटो ट्रांसफार्मर, तो आप देखिए बिना ऑटो ट्रांसफार्मर के यूज कर रहे हैं, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं, उसमें आप देखना चाहते हैं कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, स्टार्टिंग करंट की वैल्यू कितना आती है। ठीक है, तो ये देखिए आपका स्टार में कनेक्ट है। तो अगर हम मान लेते हैं पर फेज की वोल्टेज है V, तो लाइन के वोल्टेज कितना होगा √3 V, क्योंकि हम जानते हैं जब स्टार में जो होता है फेज वोल्टेज बराबर √3 VPH होता है। तो यहाँ पे VPH ये है, तो आपका लाइन वोल्टेज आएगा √3 V आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे पर फेज का इम्पीडेंस है Z01 स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू है अनुपाती होता है V² के, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है T बराबर KS E2 होल स्क्वायर R2 अपॉन R2 होल स्क्वायर प्लस S X2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो वहाँ से आप देखेंगे E2 जो है वो एक प्रकार से V ही है, सप्लाई वोल्टेज है, तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। ठीक, आगे देखिए इसी सीक्वेंस में फ्रेंड्स, स्टार्टिंग टॉर्क विथ डायरेक्ट स्विचिंग अनुपाती V² हो जाएगा, स्टार्टिंग करंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग VY/Z01 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग टॉर्क विथ ऑटो ट्रांसफार्मर जो आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा KV का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा K² V², ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। और इसी सीक्वेंस में आगे देखिए स्टार्टिंग करंट विथ ऑटो ट्रांसफार्मर अनुपाती हो जाएगा I2S अनुपाती हो जाएगा KV/Z01। ठीक,
तो आगे देखिए, ये देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से V1I1 बराबर V2I2 हो जाएगा। और आगे देखिए V1 जहाँ पे I1 है I1ST हो जाएगा, और ये V2 जो होता है वो जो V2 होता है वो K इंटू V1 है, तो ये KV हो जाएगा, और I2S2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा, I1ST बराबर K I2ST हो जाएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं I2ST जो होता है हमारा वो KV/Z01 होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे ही निकाल लिया था यहाँ से। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए I1ST बराबर K इंटू KV/Z01 का होल स्क्वायर, यहाँ से Z01 और K से K मल्टीप्लाई होगा, तो I1ST आपका हो जाएगा K²V/Z01। ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। अब आप देखिए स्टार्टिंग करंट व्हेन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इज यूज, IST हो गया K²V/Z01। देखिए इसकी वैल्यू पहले से कम हो गई। ठीक, अब आगे देखिए इसको एक्सप्रेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब ये मेन है, एक प्रकार से ये मेन है, इसको आप जरूर लिखिएगा, एग्जाम में भी पूछता है और हर जगह यही पूछता है। ठीक, डिवाइड एक्सप्रेशन नंबर 4 विथ एक्सप्रेशन नंबर 2। तो स्टार्टिंग करेंट विथ ऑटो ट्रांसफार्मर अपान स्टार्टिंग करंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग। तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग करंट वो है जब ऑटो ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग करंट जब ऑटो ट्रांसफार्मर आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी K²V/Z01 अपान V/Z01 कट करके आएगी K²। ठीक, सेम ऐसे अगर हम टॉर्क करंट के हटा करके टॉर्क यहाँ पे कर देंगे, स्टार्टिंग टॉर्क विथ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग टॉर्क विथ डायरेक्ट स्विचिंग, तो उसका भी वैल्यू आएगा K²। ठीक, जैसा कि हमने अभी आगे किया होगा पूरा सारा डेरिवेशंस, तो ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक, अब ये बोल रहा है मतलब कि ये K की वैल्यू कितना हो जाए कि आप सभी का जो ये स्टार्टर है वो बिहेव करने लगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरफ। तो हम जानते हैं कि स्टार्टिंग करंट विथ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर अपान स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे करंट बता देते हैं आप सभी को। तो स्टार्टिंग करंट विथ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर अपान स्टार्टिंग करंट विथ डायरेक्ट स्विचिंग 1/3 आ जाएगा, अगर आप K की वैल्यू 1/√3 रखेंगे तो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं इसी सीक्वेंस में। तो डियर फ्रेंड्स, आपका ये एक प्रकार से स्टार्टर हो गया। स्टार्टर मैंने बता दिया कि स्टार्टर करता है क्यों यूज करते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं और किसका यूज कितने HP तक के लिए करते हैं, और उसका थोड़ा डेरिवेशन फार्मूला वगैरह भी बता दिए। अब हम बताएंगे डीप बार एंड डबल केज टाइप रोटर्स के बारे में। ठीक, इसका यूज क्यों किया जाता है और इसको यूज करने से क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम कॉकिंग और क्रॉलिंग बताएंगे। तो फटाफट चलिए बताने की कोशिश करते हैं। दोस्त, हमें ऐसा है नहीं कि हमें भी लगता है कि चीज़ें थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तो उसका वजह है कि समय कम है और एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करना है, तो जैसे ऐसा हमें चलना पड़ रहा है जानबूझ के। तो आप लोग बस एडजस्ट करिए और हमारा साथ दीजिए, अपना 100% दे रहे हैं आप सभी को समझाने में। तो देखिए, इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सिंस देयर इज नो वाइंडिंग इन द रोटर एंड स्लिप रिंग एंड ब्रूसेस, हेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन नॉट बी कनेक्टेड इन द रोटर। ठीक, तो आपका जब आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है तो वहाँ पे सिर्फ रोटर का जो स्लॉट्स होता है वही यूज होता है, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं यूज होता है, मतलब वहाँ पे कोई ब्रूस या स्लिप रिंग नहीं यूज होता है। इस वजह से वहाँ पे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम यूज करके स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ा लेते हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था उस ग्राफ में कि जब रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी, उसके साथ साथ और जो आपका मैक्सिमम टॉर्क होता है वो कम स्पीड पर ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है तो यहाँ पे कोई ऐसी विधि नहीं होती है कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसमें ऐड कर पाएँ, क्योंकि इसमें स्लॉट्स यूज होते हैं, रोटर्स बार यूज होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई ऐड नहीं कर पाते हैं। तो इसी यहाँ पे होता है क्या, इसका स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव करने के लिए दो मेथड हम यूज करते हैं। एक मेथड यूज हम करते हैं डबल केज टाइप रोटर, और दूसरा मेथड हम यूज करते हैं डी बार्स टाइप रोटर। तो यही हमें आप सभी को दोनों बताना है, तो थोड़ा अच्छे से बताते हैं कि क्यों यूज करते हैं। ठीक, तो आगे देखिए, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी कनेक्टेड इन द रोटर ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, बट देखिए बट वी नीड हाई स्टार्टिंग टॉर्क इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, देयर आर टू प्रोविजन इन द रोटर। ठीक, लेकिन हमें स्टार्टिंग में हाई टॉर्क चाहिए, इस वजह से हम दो प्रोविजन का उपयोग करते हैं। एक होता है डबल केज टाइप रोटर और दूसरा होता है डबल डी बार टाइप रोटर। ठीक, आगे देखिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क केस मोटर, डबल केज टाइप इंडक्शन मोटर, डी बार टाइप इंडक्शन मोटर। तो पहला हम बताएंगे आप सभी को डबल केज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक, तो देखिए इसका स्टेटर है, इट इज सिमिलर टू द स्टेटर ऑफ स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर और सिंगल केज इंडक्शन मोटर और मोटर स्टेटर। ठीक, तो ये एग्जैक्ट सेम होता है आप सभी के
सिंगल केज टाइप इंडक्शन मोटर का ये सेम होता है। ठीक, देखिए आप लिख रहा है इट इज़ सिमिलर टू द स्टेटर ऑफ स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। जो आपका स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टेटर और डबल केज इंडक्शन मोटर का स्टेटर सेम एक जैसा होता है। ठीक, आगे देखिए इसी सीक्वेंस है फ्रेंड्स। तो देखिए ये आपका डायग्राम आप सबके सामने आ गया है डबल केज टाइप इंडक्शन मोटर का। देखिए डबल केज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम दो केज का उपयोग करते हैं। देखिए ये इनर केज हो गया, ये आउटर केज हो गया, मतलब ये वन केज, ये दो केज, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल केज टाइप इंडक्शन मोटर्स। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने लिखा है आउटर केज मेड बाय ब्रॉस ब्रॉन्ज एल्यूमिनियम। जो आपका आउटर केज होता है वो बना होता है ब्रॉस से, ब्रॉन्ज से, एल्यूमिनियम से। और जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है R बराबर रो एल बाई ए। और देखिए ये इनर केज है यहाँ पे। ठीक, तो हमने लिखा अच्छा भी इनर केज आगे लिखे होंगे। देखिए आप इन डबल केज इंडक्शन मोटर देयर आर टू केजेज, फर्स्ट केज आउट केज, सेकेंड इनर केज। ठीक है, तो बता ही दिए हम। आगे देखिए आउटर केज इज मेड बाय हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम विथ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। और दूसरा पॉइंट देखिए इन इनर केज हैविंग लो रेजिस्टिविटी मटेरियल लाइक कॉपर लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कंपेरिजन टू द आउटर केज। ठीक, जो आपका इनर केज होता है वो लो रेजिस्टिव मटेरियल से बना होता है। लो रेजिस्टिव मटेरियल जैसे कि लाइक कॉपर, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कॉपर होता है और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू आउटर केज, आउटर केज के कंपेरिजन में। ठीक, आगे देखिए इट इज़ वेरी क्लियर दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द आउटर केज इज केप्ट हायर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द इनर केज। तो इससे क्लियर हो गया कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है आउटर केज का वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इनर केज। ठीक, क्योंकि इनर केज आप देख रहे हैं कि कॉपर का बना है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा मतलब क्या होता है R बराबर रो एल बाई ए से रेजिस्टेंस कम हो गया। और आपका आउटर केज वैसे भी उससे बना है, ब्रॉस से बना है, ब्रॉन्ज से बना है, एल्यूमिनियम से बना है। तो हम लोग वैसे भी जानते हैं ब्रॉस, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस वैसे भी ज़्यादा होता है और ऊपर से उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम है। R बराबर रो एल बाई ए से R की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, क्योंकि एरिया कम है। ठीक, आगे देखिए इसी सीक्वेंस में फ्रेंड्स ईच केज ऑफ द रोटर इज शॉर्ट सर्किट इंडिपेंडेंटली विद द सेम मटेरियल इन रिंग एज द मटेरियल ऑफ बार्स। ठीक, तो ये ये स्लॉट्स हम लगाते हैं डबल केज का, एक इनर और एक आउटर, उसका जो प्रत्येक स्लॉट्स होता है वो उसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं सेम मटेरियल से जिसका कि बार्स बना होता है। जैसे इनर केज है, अगर इनर केज कॉपर का बना है तो जो हम शॉर्ट सर्किट करेंगे जिस वायर से चारों तरफ से वो कॉपर का ही होगा। ठीक, और आउटर केज का जो मटेरियल बना है ब्रॉस, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, तो उसको अगर हम शॉर्ट्स करेंगे तो वो उसी मटेरियल्स करेंगे जिसका कि वो बना है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए एक बीच में हमने एक वायर खींचा है, मतलब एक लाइन खींची है, यही आपका शॉर्ट सर्किट कर रहा है। ये सेम वही मटेरियल जिस मटेरियल्स का ये बार है, जो गोला गोला है ना ये बार्स है। ठीक, ऐसे ही सेम देख रहे हैं आप इनर केज में भी देख रहे होंगे, इनर केज में जो बार्स हैं और इसको भी हमने शॉर्ट सर्किट किया है। ये वही मटेरियल है जिसका कि ये बार्स है। ठीक, चलिए आगे। तो फ्रेंड चलिए हम आपको वर्किंग बताते हैं फटाफट इसका। तो देखिए यहाँ पे इनर केज, आउटर केज, आपका पूरा इंडक्शन मोटर हो गया। हमने इसका केज अलग से भी बना दिया है। ठीक, ये आपस में थोड़ा जुड़े भी रहते हैं ताकि एक दूसरे से जुड़े रहें। अब ये रोटेट करता है तो साथ साथ में रोटेट करता है। ठीक, आगे देखिए एट t बराबर 0 मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में व्हेन सप्लाई इज जस्ट गिवन t बराबर 0 NR बराबर 0, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में आपका रोटर मूव नहीं करेगा, आपका NR की वैल्यू 0 होगी। ठीक, दैट इज स्टैंड स्टिल कंडीशन और स्टार्टिंग कंडीशन। जेड आउटर बराबर होगा R आउटर प्लस JX2 आउटर और जेड इनर होगा R इनर प्लस JX इनर। तो I2 आउट होगा 2 पाई F1 L आउट, I मतलब X इन मतलब रिएक्टेंस जो इनर का होगा वो होगा 2 पाई F1 LIEN। ठीक, और जो इंडक्टेंस होता है LI इनर होगा, फ्लक्स लिंकेज अपन करंट होगा, मतलब कि फ्लक्स लिंकेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही L की वैल्यू ज़्यादा होगी। जब L की वैल्यू उतना ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, जब रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगा तो इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में होगा क्या, L की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि स्टार्टिंग में फ्लक्स लिंकेज इनर केज में ज़्यादा होता है। ठीक, तो L ज़्यादा हुआ तो X ज़्यादा हुआ, जो X ज़्यादा हुआ तो Z ज़्यादा हुआ, तो Z ज़्यादा हुआ फ्रेंड्स तो I आउट की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं करंट बराबर वोल्टेज अपान इम्पीडेंस होता है। तो इम्पीडेंस अगर जिसका ज़्यादा है उसमें कम करंट फ्लो होगी और जिसका कम करंट है और जिसका कम इम्पीडेंस है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ठीक, तो यहाँ पे I आउट की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू I इन, मतलब इनर केज के करंट से। ठीक,
तो चलिए आगे। व्हेन रनिंग कंडीशंस, जब रनिंग कंडीशंस होता है तो स्लिप वैल्यू आपकी क्या होती है, 2% से लेकर के 5% के बीच में वेरी करता है। उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो आपका 1 हर्ट्ज से लेकर के 2.5 हर्ट्ज आता है। ठीक, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जेड आउट बराबर R2 आउट प्लस JX2 आउट, जेड इन बराबर R2 इन प्लस JX2 इन हो गया। ये तो पहले हम बता दिए थे। ठीक, इम्पीडेंस जो होगा आउटर का वो पहले इम्पीडेंस रेजिस्टेंस होगा आउटर का और रिएक्टेंस होगा आउटर का। ऐसे ही इम्पीडेंस जो इनर होगा वो रेजिस्टेंस होगा इनर का और जो रिएक्टेंस होगा इनर का। ठीक, तो देखिए रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस बिकॉज स्लिप इज वेरी नेग्लिजिबल। ठीक, तो अंडर रनिंग कंडीशन में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, देखिए अंडर रनिंग कंडीशंस में इज नेग्लिजिबल, रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस बिकॉज स्लिप इज वेरी नेग्लिजिबल। मतलब कि जब अब ये तो आपका स्टार्टिंग कंडीशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे जब आपका रोटर रनिंग कंडीशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में हो गया क्या कि आपका जो रिएक्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि आपका स्लिप वैल्यू कम आती है। जब स्लिप वैल्यू बहुत कम आती है तो आप अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो F2 बराबर S इंटू F1 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से लेकर के 2.5 हर्ट्ज आने लगेगी। तो आप एक्स रिएक्टेंस का फार्मूला जब निकालेंगे तो एफ की वैल्यू इतनी कम है कि रिएक्टेंस का वैल्यू एकदम कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस मायने रखिएगा, रिएक्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए आप यहाँ पे अंडर रनिंग कंडीशन Z2 नॉट बराबर R2 नॉट प्लस JX2 नॉट और जेड इन बराबर R इन प्लस JEN। तो देखिए जानते हैं आप कि R जो आउट है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू R इन के। और स्टार्टिंग कंडीशन में फ्लक्स लिंकेज हो रहा था, उसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज हो रहा था ज़्यादा, उसकी वजह से रिएक्टेंस आपका आ रहा था ज़्यादा मतलब इनर केज में, और ओवरऑल मिला करके इम्पीडेंस हो जा रहा था ज़्यादा। लेकिन जब रनिंग कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज बहुत कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, आपका रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, उसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे तो बचेगा रेजिस्टेंस। तो हम जानते हैं आउटर केज का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इनर केज के हिसाब से। तो देखिए आर आउटर ज़्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू आर इन। इट मीन्स दैट अंडर रनिंग कंडीशन जेड आउटर बड़ा हो गया जेड इन से। यही अगर हम अंडर रनिंग कंडीशन में देखिए जेड आउटर बड़ा हो गया जेड इन से। इनिशियल कंडीशन में क्या था कि जेड इन बड़ा था जेड आउट से, क्योंकि स्टार्टिंग हम फ्लक्स लिंकेज को देख रहे थे। ठीक, उसमें हमारा फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई पे था फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में वही हमारा मतलब स्टेटर पे था, वही हमारा रोटर पे भी था। ठीक, तो जो आउटर केज पे था वही इनर केज पे भी था। लेकिन जब रनिंग कंडीशन कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, फ्लक्स लिंकेज बहुत कम करता है, तो रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा रेजिस्टेंस। हम जानते हैं रेजिस्टेंस के हिसाब से आउटर केज का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इनर केज। ठीक, तो वहाँ पे जेड आउटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी जेड इन से। इसका मतलब क्या है कि रनिंग कंडीशन में जो आपकी करंट का फ्लो होगा वो ज़्यादातर फ्लो करेगा जेड इन से, क्योंकि जेड इन का इंपीडेंस कम है। और स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, स्टार्टिंग में करंट जो फ्लो कर रही थी जेड आउट से फ्लो कर रही थी। तो देखिए इसका मतलब क्या निकल रहा है, अंडर रनिंग कंडीशन द करंट विल पासेस थ्रू द इनर केज, हेंस द एफिशिएंसी विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक, तो चलिए अब इसका हम मतलब समझाते हैं कि इसका मतलब निकला क्या। देखिए नॉर्मली होता क्या है कि हमें स्टार्टिंग करंट में फ्रेंड्स टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक, टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है तो उसमें हमें होता क्या है कि हमें हाई रेजिस्टेंस की पाथ चाहिए। तो हाई रेजिस्टेंस क्या है, आपका आउटर केज हाई रेजिस्टेंस है। तो अगर हम करंट को स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस से गुजार दें तो उससे क्या होगा, आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो अच्छा प्राप्त होगा। ठीक, उसके बाद फिर जब आपका स्टार्टिंग कंडीशन ख़त्म हो गया, आपका रनिंग कंडीशन में आ गया, तो उस कंडीशन में भी अगर आप कंटिन्यू हाई रेजिस्टेंस से आपके करंट को फ्लो कराते रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉपर लॉस होगा, तो आपकी एफिशिएंसी पुअर होगी। तो आपको चाहिए कि जब आपका रनिंग कंडीशन हो उसमें आपको कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करना चाहिए। तो आप देखिए इसमें से ऐसा सिस्टमेटिक बना है कि ऑटोमेटिक आपका वो जो लो रेजिस्टेंस का पाथ है उसे फॉलो कर लेगा, क्योंकि इसका रिएक्टेंस कम हो जाएगा और फ्लक्स लिंकेज कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आ जाएगी मतलब इंपीडेंस की वैल्यू कम आ जाएगी इन कंपेरिजन टू आउटर केज। तो रनिंग कंडीशन में इनर केज से फ्लो होने लगेगा, इससे क्या होगी, आपका लॉसेस कम होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए आपके स्टार्टिंग कंडीशन में आपका टॉर्क भी मिल गया। टॉर्क कैसे मिला, आउटर केज में जब आप करंट फ्लो किए, और एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो गई। एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हुई, जब आपने रनिंग कंडीशन में इनर केज से करंट को फ्लो करा दिया। ठीक, तो आपके दोनों काम हो गए। यही सेम टू सेम काम डीप बार रोटर भी करता है, उसमें भी सारा प्रोसेस यही है। तो चलिए हम उसको फटाफट बता देते हैं।
पर उससे पहले चलिए हम कंपैरिजन करा देते हैं सिंगल केज और डबल केज में, कि जब आप सिंगल केज का यूज़ करते हैं तब क्या होता है और डबल केज का यूज़ करते हैं तब क्या होता है। ठीक, जल्दी से बता देते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ्रेंड्स हम मोटिवेट रह पाएंगे और ऐसी वीडियो आप सबके लिए लाते रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन सिंगल केज एंड डबल केज इंडक्शन मोटर। तो पहला देखिए हमने यहाँ पे 4 पॉइंट बढ़िया कंपैरिजन किया है। तो पहला पॉइंट है डबल केज इंडक्शन मोटर हैविंग हाई रेजिस्टेंस टॉर्क देन सिंगल केज इंडक्शन मोटर। तो जो डबल केज का इंडक्शन मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल केज इंडक्शन मोटर। ठीक, जैसा कि हम पहले ही बता दिए डेरिवेशन करके। और दूसरा पॉइंट देखिए डबल केज इंडक्शन मोटर हैविंग लोअर एफिशिएंसी देन सिंगल केज इंडक्शन मोटर। डबल केज का जो एफिशिएंसी होता है वो कम होता है कंपैरिजन टू सिंगल केज इंडक्शन मोटर से। ठीक, because in double cage induction motor the rotor current is flowing through the high resistance rotor bars। और तीसरा पॉइंट देखिए द कास्ट ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली 22 to 30% हायर देन द कास्ट ऑफ सिंगल केज इंडक्शन मोटर। तो जो डबल केज इंडक्शन मोटर होता है उसका कास्ट ज़्यादा होता है 22 से लेकर 30% के नियर अबाउट, क्योंकि इसमें हम डबल केज उपयोग कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा स्लॉट्स यूज कर रहे हैं, बार्स यूज कर रहे हैं, कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से इसका कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, नॉर्मली सी बात है। और चलिए चौथा पॉइंट द स्टार्टिंग करंट ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर इज लोअर देन द स्टार्टिंग करंट ऑफ सिंगल केज इंडक्शन मोटर। ठीक, तो स्टार्टिंग जो करंट होती है वो डबल केज इंडक्शन मोटर का लोअर होता है इन कंपेरिजन टू स्टार्टिंग करंट ऑफ सिंगल केज इंडक्शन मोटर। ठीक, तो आगे देखिए दैट्स वाई द डबल केज इंडक्शन मोटर मे बी स्टार्टेड डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक, इस वजह से डबल केज इंडक्शन मोटर को आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के माध्यम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कंपेरिजन हो गया। अब चलिए हम बताते हैं डीप बार रोटर टाइप्स। तो फ्रेंड्स देखिए आप सबके सामने डीप बार इंडक्शन मोटर्स आ गया है। तो देखिए इसमें हम करते क्या हैं, जिसमें स्लॉट्स देखिए पहले स्लॉट्स जो रोटर में स्लॉट्स यूज कर रहे थे कुछ ऐसा कर रहे थे, स्लॉट्स रॉड या फिर बोले तो कंडक्टर। ठीक, तो अगर हम डीप बार जब यूज करेंगे तो देखिए डीप बार का कुछ जो एरिया रहेगा, फिर देखने का जो मतलब सीन रहेगा कुछ ऐसा रहेगा डीप बार रोटर टाइप्स। तो नाउ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस बार्स इज रेक्टेंगुलर। ठीक, और पहले जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया था वो ऐसे गोला गोला था, पहले ये उपयोग कर रहे थे, लेकिन हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए हम ऐसा यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए आगे, तो देखिए नॉर्मली सिंगल केज इंडक्शन मोटर, ये आपका जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, ये जब हम पहले उपयोग कर रहे थे ये वाला जो गोला गोला हम रॉड्स उपयोग कर रहे थे ऐसे ऐसे लंबा लंबा कुछ इस टाइप का बार्स था, तब का ये डायग्राम है। ठीक, अब हम यूज़ कर रहे हैं डी बार टाइप्स रोटर। ठीक, तो देखिए आप डी बार्स टाइप रोटर यूज करेंगे तब आपका आकार देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर टाइप का बार्स आप दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसमें होता क्या है, एक ही बार्स में 3 से 4-5 लेयर अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने चार लेयर्स रखा है, मतलब एक ही बार में 4 लेयर्स होंगे। तो प्रत्येक लेयर्स को हमने अलग अलग जैसे काट करके यहाँ पे फैला दिया है ABCD। तो देखिए एक आपका बार से इसको आप ऐसे ऐसे काटिए, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ED तो पढ़े होंगे आप लोग, ठीक नहीं ED आप लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बीटेक स्टूडेंट है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने काट करके यहाँ पे फैला दिया है। तो यहाँ पे 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर ABCD हो गया। और देखिए ईच सेगमेंट ऑफ द रोटर बार लाइक ABCD हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया विथ इक्वल लेंथ। ठीक, तो ये 4 सेगमेंट है ABCD जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और लेंथ भी सेम है। ठीक, अब देखिए RA बराबर रो L बाई ए, ऐसे ही सेम RB भी बराबर रो L बाई ए, RC भी बराबर रो L बाई ए और RD भी रो L बाई ए। मतलब कि ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द रोटर बार विल हैव इक्वल रेजिस्टेंस, मतलब कि सभी जो सेगमेंट है रोटर का बार का सभी का रेजिस्टेंस इक्वल है आपस में। तो देखिए आगे, इफ वी इग्नोर द स्किन इफेक्ट then the resistance of each segment will be constant from the starting condition to running condition। ठीक, अगर हम स्किन इफेक्ट को इग्नोर कर दे तो जो प्रत्येक सेगमेंट का रेजिस्टेंस है ना ये इक्वल रहेगा स्टार्टिंग कंडीशन से लेकर के रनिंग कंडीशन तक। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे। अब हम आपको समझाएंगे कि कैसे स्टार्टिंग कंडीशन में आपको टॉर्क ज़्यादा मिल जाएगा, फिर रनिंग कंडीशन में आपका इफिशिएंसी इंप्रूव रहेगी। ठीक, तो हम डेरिवेशन देखिए इसका बेकायदे हमने एकदम अच्छे से किया हुआ है। तो अभी इसको हम बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही आपको आप डायग्राम देखते रहिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक,
तो हो गया क्या, नॉर्मली स्टार्टिंग कंडीशन में हो गया क्या, स्टार्टिंग कंडीशन में देखो जो इनर केज है वो उसमें सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज करेगा, मतलब कि ए में देखिए ए में सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज करेगा। ठीक, स्टार्टिंग में हो गया क्या, जब ए में सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज करेगा तो उसका जो रिएक्टेंस है एक्स बराबर 2πfl, तो 2πfl है जिसमें फ्लक्स लिंकेज सबसे ज़्यादा करता है, उसका एल ज़्यादा होता है क्योंकि एल बराबर होता है n∅i, तो जिसका फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा है उसका एल ज़्यादा होगा, और जब एल ज़्यादा होगा फ्रेंड्स तो आपका एक्सएल भी ज़्यादा होगा। ठीक, एक्सएल ज़्यादा मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो गया तो इसका इम्पीडेंस भी ज़्यादा हो गया। तो इससे मतलब हम क्या समझे कि स्टार्टिंग कंडीशन में जो लेयर ए है इसका इम्पीडेंस ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू डी के, क्योंकि डी का क्या होगा, जो सबसे दूर है लेयर उसमें फ्लक्स लिंकेज कम करेगा, उसका एल की वैल्यू कम आएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम आएगा, तो ओवरऑल इम्पीडेंस की वैल्यू कम आएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग कंडीशन में लेयर ए का इम्पीडेंस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू लेयर डी के। तो स्टार्टिंग कंडीशन में अगर हम बोलें कि करंट का फ्लो किधर से होगा तो आप बोलेंगे ना कि ऊपर से होगा, क्योंकि लो रेजिस्टेंस का पाथ तो डी है, तो ए की तरफ तो होगा नहीं, ए की तरफ बहुत न के बराबर होगा, बाकी सारा करंट जो फ्लो करेगा वो डी की तरफ करेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या समझे कि जो आपका जो करंट है वो बहुत पतले लेयर से, देखिए डी कितना है ही, बहुत पतले एरिया से फ्लो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग कंडीशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हाई हो जाएगी, मतलब कि जो स्टार्टिंग कंडीशन जो आपका करंट फ्लो करेगा वो हाई रेजिस्टेंस वाली पाथ से फ्लो करेगा। कैसे, क्योंकि आर बराबर ρl/a, तो ρl/a ए की वैल्यू कितनी हो गई, वो देखिए कम हो गया, क्योंकि डी कितना है, कम ही है, तो जब एक वैल्यू कम हो गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो हम जानते हैं जब स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा मिल जाता है आपके इंडक्शन मोटर को तो उसकी टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो हाई हो जाती है। ठीक, जैसा कि हमने अपने वो कैरेक्टरिस्टिक में बताया है पिछले वाले वीडियो में कि स्टार्टिंग में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ा देते हैं तो टी मैक्स की जो वैल्यू होती है वो पहले ही प्राप्त होने लगती है और स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। ठीक, तो हो गया ये। अब देखिए स्टार्टिंग कंडीशन में तो आपको हाई रेजिस्टेंस वाला पाथ मिल गया और हाई रेजिस्टेंस पाथ वाले से आपकी करंट फ्लो होने लगी, इस वजह से आपको स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिल गया। अब आगे देखिए जब आपका रनिंग कंडीशन आ जाएगा तो उसमें देखिए रनिंग कंडीशन होता है क्या है, स्लिप की वैल्यू कम हो जाती है और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी कम हो जाती है, 2 हर्ट्ज से लेकर के 5 हर्ट्ज हो जाती है। उस कंडीशन में फ्लक्स लिंकेज बहुत कम होगा, फ्लक्स लिंकेज जब बहुत कम होगा तो मतलब कि रिएक्टेंस को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, और रिएक्टेंस जब आप नेगलेक्ट कर देंगे तो चारों लेयर का जो रेजिस्टेंस है ए बी सी डी का वो इक्वल हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो जो करंट अभी डी में से प्रवाहित हो रही थी ना, अब वही करंट पूरे लेयर से प्रवाहित होगी, मतलब ए बी सी डी से सेम नियर अबाउट सेम करंट फ्लो करेगी। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि इसका एरिया देखिए, जो करंट फ्लो होने का एरिया है वो पूरे से फ्लो होने लगेगा, तो इससे आपका एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा। कहने मतलब आर बराबर ρl/a से जब एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इस कंडीशन में हो गया क्या कि आपका जो करंट फ्लो कर रहा है वो लो रेजिस्टेंस वाले एरिया से फ्लो कर रहा है, क्योंकि आर बराबर ρl/a एरिया यहाँ पे बढ़ गया और रेजिस्टेंस आपका घट गया। ठीक, इससे क्या होगा, I2R लॉसेस कम होगा, एफिशिएंसी भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, तो ये फ्रेंड्स रहा आप सभी का डी बार टाइप रोटर। यहाँ पे देखिए हमने बेकायदे डेरिवेशन भी किया है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम इसका जो तरीका है वो जल्दी हम बता दिए हैं, उसका वही मेन कैलकुलेशन है, बाकी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए एग्जाम में लिखने के लिए। हम जल्दी कर रहे हैं इस वजह से भी उसका रीज़न, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बतानी है, इस वजह से थोड़ा जल्दी हमें करना पड़ रहा है। ठीक फ्रेंड, जितना चीज़ें हम अभी आप सबको हम बताएं, अगर हम यही बताने एक एक टॉपिक बताने लगते और लिखवाने लगते तो बड़ा समय लग जाता और वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इस वजह से आप लोग बस फटाफट देखिए इसका डेरिवेशन यहाँ पे सब किया हुआ है। बाकी डेरिवेशन क्या जो हम बताएं सेम वही चीज़ें की गई है, इसको आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ा है, इसको हम बताने लगते तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाता मेरा। ठीक, बाकी हम सारी चीज़ें ही बताएं क्योंकि जो इसमें है वही सेम चीज़ें हम बताए हैं, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट हो सकता है आप सबका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे देखिए ये बहुत बड़ा डेरिवेशंस है। ठीक, सब कुछ वही है। देखिए यहाँ पे हमें बोल रहे थे ना, जो इससे पूरे रोटर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जब पूरे से होकर फ्लो करेगी तो देखिए एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, बट ओनली डी वाले सेक्शन से फ्लो करने पर आर देखिए डी से फ्लो कर रहा था तो एरिया कम था, रेजिस्टेंस ज़्यादा था, तो देखिए स्टार्टिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाता है। तो ये सब सारी बातें बड़े अच्छे से आप सबको बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब सारा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए अंडर रनिंग कंडीशन का बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अंडर रनिंग कंडीशन की बात कर रही है,
सेम वही बोल रहा है, अंडर रनिंग कंडीशन द स्लिप ऑफ द मशीन बिकॉज 2% to 5% एंड रोटर फ्रिक्वेंसी विल बिकम्स 1 हर्ट्ज टू लेकर 2.5 हर्ट्ज, वेरी स्मॉल फ्रिक्वेंसी। तो देखिए यहाँ का इम्पीडेंस सबका इक्वल हो जाएगा, करंट फ्लो पूरे बार से होने लगेगी, तो इससे आर बराबर रोयल बाई ए से एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी आपका कम हो जाएगा। सब कुछ वही है, सारा चीज़ें हम बता चुके हैं, तो आप लोग बस इसको इसमें शॉर्ट ले सकते हैं अगर लिखना है तो। ठीक, तो देखिए हम बोल रहे थे ना कि एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी रनिंग कंडीशन में बहुत कम होता है, तो इसे हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें बस वही है। देखिए आपका सेम करंट सब में फ्लो होने लगा। ठीक, तो इसका एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, आई स्क्वायर लॉसेस कम होगा तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, तो बस वही है। सिंस देखिए, सिंस अंडर रनिंग कंडीशन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर इज रिड्यूज, हेंस द रोटर कंपन लॉस विल रिड्यूज एंड एफिशिएंसी अंडर रनिंग कंडीशन विल बिकम्स बेटर। ठीक, तो ये आपका डीप बार टाइप रोटर्स हो गया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो हम इसका फोटो खींच करके अपने ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, उस लिंक से माध्यम से आप लोग मुझसे ग्रुप में भी जुड़ जाइए। और फ्रेंड्स एक बात और कहेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मोटिवेट रह सकें आप सबके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे हमेशा। चलिए आपका जो 2 पॉइंट हो गया, देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब हम बताएंगे कॉगिंग और क्रॉलिंग के बारे में। ठीक, तो फटाफट इसको हम बता देते हैं। और फ्रेंड देखिए, स्पीड कंट्रोल को अपने हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बताएं, क्योंकि अब वीडियो नियर अबाउट 50 मिनट हो गया है तो थोड़ा अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतना डाटा रहता है नहीं कि इसको अपलोड कर पाओ, बहुत ज़्यादा MB लगता है। तो इस वजह से हम बस फटाफट कॉगिंग और क्रॉलिंग बताने के बाद वीडियो को एंड करेंगे और स्पीड कंट्रोल कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में बताने के लिए। ठीक, तो फ्रेंड चलिए अब हम बताएंगे आप सभी को क्रॉलिंग। तो चलिए मोटा मोटा हम बता देते हैं कि क्रॉलिंग होता क्या है और कॉगिंग होता क्या है। तो देखिए पहले क्रॉलिंग क्या होता है हम बता देते हैं। तो आपका जो क्रॉलिंग होता है वो आता है आप सभी का 7th हार्मोनिक्स और 5th हार्मोनिक्स के कारण। तो होता क्या है, नॉर्मली स्टार्टिंग में जब आप स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो आप देखते हैं आपका जो रोटर है वो तुरंत अपने रेटेड स्पीड से नहीं घूमता है। ठीक, वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे घूमता है और धीरे धीरे घूम घूम के कुछ सेकेंड में अपना रेटेड स्पीड प्राप्त करता है। ठीक, तो रोटर का स्टार्टिंग कंडीशन में रेंग करके चलना, धीरे धीरे चलना, यही क्राउलिंग कहलाता है। ये क्राउलिंग आता है 7th हार्मोनिक्स के कारण। ठीक, क्राउलिंग को हम दूर करने के लिए स्कीविंग करते हैं और शॉर्ट पिच करते हैं। ठीक, क्राउलिंग को दूर करने के लिए। तो अब चलिए हम बताते हैं नोट्स के सहारे तो सारी चीज़ें कैसे कैसे लिखनी है आप सभी को। और चलिए अब इसी हिसाब से बता देते हैं कॉगिंग। कॉगिंग क्या होता है, ये देखिए स्टेटर टीथ और रोटर टीथ के मैग्नेटिक लॉक होता है जो रोटर को घूमने से रोकता है। इसका एक मैग्नेटिक लॉक हो जाता है। ठीक, तो ये आपका कहलाता है कॉगिंग। कॉगिंग को भी हम स्कीविंग से भी दूर करते हैं। ठीक, आगे चलिए अब हम बताते हैं क्राउलिंग और कॉगिंग को। फटाफट में नोट्स के माध्यम से जितनी भी सारी चीज़ें लिखी हैं जल्दी करते हैं कि आपके 1 घंटे में दोनों हो जाएं पॉइंट। ठीक, तो देखिए फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एयर गैप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कांस्टेंट इन एडिशन टू द फंडामेंटल नॉन ट्रिपलेन ऑड स्पेस हार्मोनिक्स आउट ऑफ विच 5th and 7th हार्मोनिक्स अफेक्टेड द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर। ठीक, तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि 5th हार्मोनिक्स और 7th हार्मोनिक्स आपके मोटर को इफेक्ट करते हैं। और देखिए आगे, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द 5th हार्मोनिक्स एंड 5th हार्मोनिक्स इज ns/5 while the 7th harmonics is ns/7. The 5th harmonics flux rotates in reverse direction and the 7th harmonics flux rotates in forward direction. तो स्टार्टिंग कंडीशन में होता क्या है कि जो आपका 5th हार्मोनिक्स होता है उसकी स्पीड होती है ns/5 और जो 7th हार्मोनिक्स होता है उसका स्पीड होता है ns/7। 5th हार्मोनिक्स फ्लक्स रोटेट करता है रिवर्स डायरेक्शन में, आपका रिवर्स डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज में। और जो 7th हार्मोनिक्स होता है वो रोटेट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब ये है कि जिधर आपका फंडामेंटल फ्लक्स घूमेगा उधर 7th हार्मोनिक्स घूमेगा, और रिवर्स डायरेक्शन मतलब ये है जिधर फंडामेंटल फ्लक्स रोटेट कर रहा है उधर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब घूमेगा आपका 7th हार्मोनिक्स। ठीक, ns/5 स्पीड से, और 7th हार्मोनिक्स घूमेगा ns/7 स्पीड से आपके फंडामेंटल फ्लक्स के डायरेक्शन में। ठीक, आगे देखिए, the total torque of induction motor is the sum of the fundamental and the parasitic torque. The total torque speed characteristic contains a saddle region in the neighborhood of the 7th harmonics synchronous speed. This negative slope region of the saddle region is a potential stable operating region. ठीक,
आगे देखिए, इन सच ए मोटर इज स्टार्टेड ऑन लोड द स्टार्टिंग एक्सेलरेशन टॉर्क एट स्टार्ट मे बी क्वाइट लो रिजल्टिंग into very slow acceleration of the rotor and therefore it may approach the negative slope region of the saddle zone very slowly and becomes stable at a speed of 7th harmonics is ns/7. The stable running at very slow speed is known as crawling. तो सेम हमने यही बताया है कि 7th हार्मोनिक्स और 5th हार्मोनिक्स का कारण स्टार्टिंग में आपका एक सैडल रीजन बन जाएगा। उस सैडल रीजन में आपका जो रोटर है वो बहुत स्लो घूमेगा, मतलब रेंग करके चलेगा। उसी क्रिया को कहते हैं क्राउलिंग। क्राउलिंग को दूर करने के लिए फ्रेंड्स हम स्कीविंग करते हैं और शॉर्ट पिच करते हैं, स्कीविंग करते हैं और क्रॉलिंग हम एक्सटर्नल प्राइम मूवर के द्वारा दूर कर सकते हैं। मतलब कि स्टार्टिंग कंडीशन जब हम रोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको एक एक्सटर्नल प्राइम मूवर सहारे इतना मतलब स्टार्टिंग ऐसा घुमा दीजिए तब तक कि उसका जो सैडल रीजन है जो आता है 7th हार्मोनिक्स का सैडल रीजन, उसको ये पार कर जाए। तो भी आप क्रॉलिंग से मतलब क्रॉलिंग को दूर कर सकते हैं। ठीक, और देखिए 5वां पॉइंट क्राउलिंग के बारे में, ड्यूरिंग क्राउलिंग द करेंट इज़ वेरी हाई, द लॉसेस आर वेरी हाई एंड द एफिशिएंसी इज़ वेरी लो। तो क्राउलिंग की कंडीशन में जो आपकी करंट की वैल्यू रहती है वो बहुत ज़्यादा होता है और लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक, इफ़ क्राउलिंग इज अलाउड टू कंटिन्यू द मोटर वुड बिकम परमानेंटली डैमेज। ठीक, अगर क्राउलिंग कंटिन्यू होने लगा आपके मोटर में तो आपका मोटर जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ठीक, कौन देखिए 6 पॉइंट, क्राउलिंग में बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर डिजाइन बाय विच रिड्यूसिंग द स्पेस हार्मोनिक्स particularly the 5th and 7th. This would include proper cogging, distribution, selection of number of the stator slots with respect to number of rotor slots and rotor relevant measure to improve the starting torque characteristic of the machine. ठीक, 7वां पॉइंट देखिए, क्राउलिंग इज नॉट ऑब्जर्व इन द स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर ड्यू टू इट्स स्टार्टिंग टॉर्क इज इन द रोटर अवे फ्रॉम द सैडल रीजन। तो जो आपका क्राउलिंग होता है वो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर में नहीं होता है, क्योंकि स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर हम जानते हैं कि उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड होता है जिसकी वजह से उसकी स्टार्टिंग टॉर्क अच्छी होती है, और वही स्टार्टिंग टॉर्क अच्छी होने के कारण वो स्टार्टिंग में ही रोटर को रेंग के नहीं चलने देता, उसको तुरंत अपने रेटेड स्पीड पर घुमा देता है, मतलब कि सैडल रीजन को पार कर देता है। ठीक, तो इस वजह से क्राउलिंग नहीं होता है आपका स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर को। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स 8वां पॉइंट, सिंस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज इनहेरेंटली लो स्टार्टिंग टॉर्क एंड देयरफॉर मे क्राउल, it should be advisable to start the motor on no load and when the speed नॉर्मल वैल्यू मशीन्स। देखिए, अगर स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर आप चला रहे हैं, अगर आपको क्राउलिंग से बचाना है तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि उसको नो लोड पे चलाइए। ठीक, जो लोड नहीं रहेगा तो क्राउलिंग न की संभावना रहेगी, एकदम आने की न की संभावना रहेगी। ठीक, या तो आप ऐसा करिए कि एक्सटर्नल लोड लगाएं तो एक्सटर्नल प्राइम मूवर से उसको सैडल रीजन उसका पार करा करके फिर एक्सटर्नल प्राइम मूवर को उसमें से हटा लीजिए। ठीक, इससे क्या होगा, आपका क्राउलिंग खत्म हो जाएगी या फिर बोली तो कम हो जाएगी। ठीक, चलिए सबसे लास्ट पॉइंट अब आ गए हैं कॉगिंग। तो देखिए, इफ नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स और इज इट्स इंटीग्रल मल्टीपल देन at the time of start the very strong alignment force between the stator teeth and rotor teeth simultaneously at all rotor teeth may prevent movement of the rotor. This is known as cogging or crawling, magnetic locking और teeth locking. तो बता क्या रहा है इसमें कि जब आपका स्टेटर स्लॉट्स इक्वल हो रोटर के स्लॉट्स के नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स या फिर इसके मल्टीपल इंटीग्रल के, मतलब अगर जैसे स्टेटर में 2 है तो रोटर में 4 है, या फिर स्टेटर में 4 है तो रोटर में 8 हो, मल्टीपल हो। ठीक, तो इसमें इसके बीच में एक मैग्नेटिकली अलाइनमेंट फोर्स लगता है जो इसको आपस में लॉक कर लेता है और इसको थोड़ा रोटेट मतलब कि इसके जो रिलेटिव मोशन है उसमें चेंजेस होने से अपोज करता है। तो यही क्रिया कॉगिंग या फिर मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर बोले तो टीथ लॉकिंग कहलाता है। ठीक, अब देखिए आगे, कॉगिंग में बी अवॉइडेड बाई सच डिजाइन एंड टेकिंग अदर मेजर टू द रिड्यूज पैरासिटिक टॉर्क। तो कॉगिंग को कैसे आप दूर कर सकते हैं, तो देखिए कैसी डिजाइनिंग कर करके और कुछ मेथड का यूज करके आप कॉगिंग को दूर कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरा पॉइंट, वन द मोस्ट पॉपुलर मेथड
टू अवॉइड कॉगिंग इज स्कीविंग। स्कीविंग करके आप फ्रेंड्स कॉगिंग को दूर कर सकते हैं। स्कीविंग क्या होता है, हमने अपने स्टार्टिंग वाले पार्ट, शायद पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 वाले में बता दिया था कि रोटर का जो स्लॉट्स है तिरछा पैरेलल के हम शाफ्ट के पैरेलल में नहीं रखते हैं, शाफ्ट के हल्का सा तिरछा रखते हैं, मतलब कुछ एंगल बना करके कुछ एंगल पे रखते हैं, तो इससे उसी क्रिया को स्कीविंग कहते हैं। ठीक, उसमें यूनिफॉर्म टॉर्क लगता है, बहुत सारी बातें बताए थे, नॉइज कम होती है। ठीक, स्कीविंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं वो सब हम बता दिए थे, तो आप लोग स्कीविंग देख सकते हैं वहाँ से। और देखिए आगे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू अवॉइड कॉगिंग इज स्कीविंग ऑफ आइदर स्टेटर स्लॉट्स और रोटर स्लॉट्स। हाउएवर ड्यू टू practical reasons usually the rotor slots are skewed and skewing by one stator slots pitch is satisfactory। ठीक, और तीसरा पॉइंट देखिए, by the skewing the noise and vibration are reduced and smooth or uniform torque is obtained by skewing, but by the skewing reactance slightly increases and path is increase of the rotor conductor and mutual flux is not linkage properly in the skewing conductor as compared to straight conductor। तो वही बोल रहा है, स्कीविंग करने का मतलब क्या है, स्कीविंग करने से वाइब्रेशन आपका कम हो जाएगा, नॉइज कम हो जाएगा और स्मूथ यूनिफॉर्म टॉर्क लगेगा। ठीक, लेकिन स्कीविंग करने से थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि वो उसका रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पाथ बढ़ जाएगा। ठीक, और म्यूचुअल जो फ्लक्स है वो ज़्यादा लिंक करेगा, जिसकी वजह से आपका रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी, उससे लॉसेस थोड़ा ज़्यादा आने लगेगा इन कंपेरिजन टू पहले के अपेक्षा। ठीक, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका वीडियो ख़त्म होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका वीडियो यहाँ पे आज का ख़त्म होता है, पर एक बात लास्ट में फ्रेंड और कहेंगे दोस्त, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्त बताइए कि वीडियो कैसा लगा, हमारा समझाया हुआ समझ में आया कि नहीं, आप सबको क्या कमियां लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और ये फ्रेंड्स लास्ट में आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपकी एग्जाम अच्छा जाए, आप पेपर में बेस्ट करें। ठीक है।